बच्चे बहुत बहुत स्वागत है ब्राइट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। तो इससे पहले पार्ट 1 हम कवर कर चुके थे नमक का दरोगा का, जिसमें हम लोगों ने कवि परिचय पढ़ा था और लगभग 8-10 क्वेश्चन भी, कितना क्वेश्चन 9 क्वेश्चन हमने इसमें लिखा दिया था जो एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन था और एग्ज़ाम में आएगा भी, तो वो लिखवाया गया है, आप लिख लीजिएगा। और पार्ट 1 वीडियो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिलेगा, वहाँ पे आप जाके ज़रूर देखिए पार्ट 1। अभी हम पार्ट 2 यानी पार्ट 1 में हम बस समरी को कवर किया था और लेखक के बारे में कवर कर चुका था। आज हम मूल कहानी को शुरू करते हैं। नमक का दारोगा मुंशी प्रेमचंद द्वारा। मिलाते चलना। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तुओं के व्यवहार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। यहाँ पे 2-1 शब्द आता है, शब्द को ध्यान देना है। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त, ये शब्द ईश्वर प्रदत्त मतलब हो गया भगवान का दिया हुआ, भगवान का दिया हुआ। ये बताओ, नमक जो है हम लोग खुद नहीं बनाते हैं, समुद्र के किनारे नमक खुद बनता है, ईश्वर के द्वारा है बनता है। इसमें क्या हुआ कि उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट, जब ब्रिटिश सरकार की राज चल रही थी, उस समय उन लोगों ने इसके ऊपर टैक्स लगा दिया कि आपको फ्री में नमक यूज़ करने नहीं दिया जाएगा, उसके लिए आपको पैसे टैक्स देना पड़ेगा। तो एक विभाग बनाया गया, विभाग एक संगठन बना, संगठन से विभाग बना। हाँ, जिस तरह पुलिस विभाग हो जाता है, सबका विभाग अलग है। टीचर विभाग अलग होता है, जिसमें टीचरों को सिलेक्शन किया जाता है, स्कूलों में उसको पोस्टिंग की जाती है, फिर वो लोग अपना ड्यूटी निभाते हैं। इस तरह के विभाग बनाया गया नमक के लेकर, और रोक लगा दी गई कि आप नमक का अपनी मर्जी से यूज़ नहीं कर सकते, इसके लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो लोग क्या करने लगे, चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे, लोग चुरा कर बेचने लगे। लोग क्या करने लगे, चुरा कर इस नमक को बेचने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। बहुत सारे छल प्रपंच मतलब बहुत सारे वो दलाल लोग निकल के आ गए। समझ में आ रहा है? इस तरह छल कपट करके बेचना। कोई घूस से काम निकालता था, कोई घूस देकर, तो कोई चालाकी से, कोई घूस से काम निकालेगा, कोई चालाकी से। अधिकारियों के पौ 12 थे। अधिकारियों के पौ 12 होना मतलब मुहावरा। मैंने पहले ही बोला था पार्ट 1 में कि मुंशी प्रेमचंद जमकर अपने कहानियों में मुहावरे का यूज़ करते हैं। पौ 12 होना मतलब दाम बढ़ाना, अधिक हो जाना। अधिकारियों के पौ 12 थे। पटवारी का सम्मानित पद छोड़ छाड़ कर लोग नमक के विभाग में प्रवेश लेने को वहाँ दारोगा पद पाने के लिए ललचाते थे। लोग अपनी जो बड़ी बड़ी पद पर काम करते थे फिर भी छोड़ देते थे, नहीं हम वो दारोगा का काम करेंगे, नमक का वहाँ पे क्या काम करेंगे, दारोगा का काम करेंगे। हम ऑफिसर, मुझे मान के चलो मुझे कोई ऑफिसर मिला है मैं, लेकिन मैं वो छोड़ दूंगा, मैं फिर भी वो 4 ग्रेड का दारोगा का काम करूँगा। क्यों? क्या कारण है कि मैं इतना बड़ा नौकरी को कुर्बान करके वो इतनी छोटी नौकरी को लूँगा। उसका कारण यही था कि दारोगा बना वहाँ पे, अब रात को चोरी करेगा नमक और बेचेगा, वो चोरी करेगा और माल पास करवाएगा, उसको करोड़ों का इनकम, समझ के रखो। तो हमारा इसमें रह के ईमानदारी पद पे काम करके क्या फ़ायदा, हम बेईमानी का पद पे पैसा अधिक कमाएंगे। ऐसा सोचता था लोग और करते भी थे। तो लोग ललचाते थे दारोगा की पद पाने के लिए। वंशीधर रोजगार की खोज में निकले। उनके पिता का एक अनुभवी पुरुष थे। याद रखना, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा जो एग्जाम में आया हुआ था, मैं बोलूँगा। वंशीधर रोजगार की खोज में निकला। वंशीधर नाम का एक व्यक्ति होता है, कैरेक्टर बोला जाता है, व्यक्ति आता है और वो रोजगार करने के लिए निकला, मतलब उसे काम चाहिए था। क्या चाहिए था? काम चाहिए था। और वंशीधर के पिताजी जो थे अनुभवी व्यक्ति थे। अनुभवी मतलब ज्ञान होना, समाज की ज्ञान था उनको, समाज का ज्ञान था। समझाने लगे बेटा, वो अब बेटा को समझा रहे, बेटा घर का दुर्दशा तो देख ही रहे हो। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हाईलाइट करके रखना चाहिए आपको, हाईलाइट करके। वो समझाने लगे बेटा घर की दुर्दशा तो देख रहे हो। घर का परिस्थिति बहुत लाचार था उन लोगों का, आर्थिक बहुत मतलब आर्थिक कमी थी। ऋण के बोझ से दबे हुए थे, ऋण से भरा हुआ था। वो लोग ऋण ले लेकर, सूद ले लेकर, है कि नहीं, ब्याज लेकर। लड़कियां विवाह योग्य होगी है। बंशीधर का एक बहन थी, लड़की थी जो भी है, और उसके पिताजी का लड़की मतलब उसकी बहन ही हो गई, तो वो विवाह योग्य हो गई है, मतलब शादी का उम्र हो चुका है। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से हाईलाइट।
यहाँ पे शब्द को मैं समझा रहा हूँ क्या बोल रहे हैं। उसके पिताजी क्या बोल रहे हैं, पिताजी शिक्षा देते हैं। क्वेश्चन आया हुआ था, जब वंशीधर रोजगार की तलाश में निकलते हैं तो पिताजी उसको क्या शिक्षा देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट यही है कि पिताजी कहते हैं कि घर की दुर्दशा, बेटा घर की दुर्दशा तो देख रहा है, ऋण की बोझ से दबे हुए हैं, लड़कियां विवाह योग्य हो गई हैं, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आय हो। वेरी इंपॉर्टेंट, एक्स्ट्रा इनकम। ऊपरी आय मतलब तुम्हें ऐसा जॉब लेना है जिसमें एक्स्ट्रा इनकम हो। ये ज्ञान शिक्षा कौन दे रहा है, वंशीधर के पिताजी बेटे को दे रहे हैं। जब बेटा वंशीधर रोजगार की तलाश में निकलता है, हाईलाइट करके रखो, यही क्वेश्चन आया हुआ था, एक बार नहीं 3-4 साल आया है। मासिक, अब फिर एग्जाम में ये भी आया हुआ था, मैंने ये समझा दिया कि पिताजी ने क्या शिक्षा दिया, समझा दिया। अब पिताजी और एक शिक्षा देते हैं और वहाँ पे कुछ शब्द को कहते हैं कि क्यों पिताजी ने ये शब्द को बोला, तो क्यों बोला कि ओहदे की तरफ ध्यान मत देना। ओहदे का मतलब क्या होता है, वेतन पे मत टिकना। ओहदे मतलब वेतन, जो तुम्हें वेतन दिया जाएगा उसी पे मत टिका रहो। तुम एक्स्ट्रा इनकम, ऊपरी आय की ओर ध्यान देना कि तुम ऐसा काम ढूंढो जहाँ तुम्हें ऊपरी आय हो, एक्स्ट्रा इनकम हो। ऐसा पिताजी उनको समझाते हैं अपने बेटे को, बेटा जब नौकरी की तलाश में निकलता है। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है, मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटे घटे लुप्त हो जाती है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिसे सदैव प्यास बुझती है। भावार्थ स्पष्ट कीजिए। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट उठा के ये शब्द को दिया था, ये शब्द को डायरेक्ट उठा के एग्जाम में दिया था कि मासिक वेतन तो पूर्णवासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटे घटे लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय तो बहता हुआ स्रोत है जिसे सदैव प्यास बुझती है। सदैव क्या बुझती है, प्यास बुझती है। इसका मतलब है कि इसको आप कैसे लिखना है, एग्जाम में कैसे लिखना है, मैं उसको थोड़ा सा टैकल कर रहा हूँ, मैं लिखने की कोशिश करूँगा। मतलब मैं मुझसे ही बोलूँगा, बस सुनना है कि मैं लिखूँगा निम्नलिखित पंक्तियाँ कबीरदास द्वारा लिखा, प्रेमचंद द्वारा लिखा हुआ नमक का दारोगा नाम के चैप्टर से लिया गया है। यहाँ पर मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है। यहाँ पे जो मासिक वेतन होता है यानी महीने में जो भी एक बार इनकम आती है उसे लेखक पूर्णमासी का चांद कहते हैं। पूर्णमासी का चांद मतलब अमावस्या के बाद जो चांद उठता है, अमावस्या के बाद जो चांद उठता है वो धीरे 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 पहले बड़ा दिखाई देगा, अमावस्या के बाद पूर्णिमा के बाद बड़ा दिखाई देता है। पूर्णमासी का चांद है। पूर्णिमा, अमावस्या बोल रहा हूँ मैं, पूर्णिमा होना चाहिए, सॉरी। पूर्णिमा में जो चांद पूरी बड़ी हो जाती है, चांद क्या हो जाता है, पूरी बड़ा गोल दिखाई देता है। धीरे धीरे उसकी आकार घटते जाता है। आकार क्या होता है, घटते जाता है और एक दिन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। उसी तरह महीने का जो वेतन है, एक दिन आपको 30,000 40,000 बहुत ज़्यादा दिखाई दिया। डेली 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 आप पर डे इनकम को उसमें से खर्चा कीजिएगा, चावल लाना है, दाल लाना है, ये लाना है, वो लाना है, कपड़ा खरीदना है, दवा में डालते डालते लास्ट में देखिएगा 1 रुपया बचा नहीं, उल्टा फिर से ऋण लेना पड़ा। ये परिस्थिति आ जाती है जो सरकारी जो कम इनकम वाला है। तो इसीलिए कहते हैं कि मासिक वेतन पूर्णमासी का चांद है, यानी एक बार घटे घटे वो समाप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है। ऊपरी आय मतलब एक्स्ट्रा इनकम, जो आपका महीने का इनकम है उससे एक्स्ट्रा आप जो कमाते हैं, ऊपरी आय है, वो बहता हुआ स्रोत है। वो हर दिन आपका प्यास बुझाएगा। आज 100 रुपया मिला एक्स्ट्रा इनकम, किसी का कुछ काम कर दिया ऑफिस में, उससे गया मछली लेके चला गया। नेक्स्ट दिन 100 रुपया मिला, कुछ कपड़ा ही खरीद लिया, कुछ दवाई ले लिया। एक दिन मिला, उससे भी खर्चा ले लिया, और जो महीने का पैसा आया उसको बैंक बैलेंस में कर दिया, बैंक बैलेंस कर दिया, वो जमा रह गया। और जो डेली का एक्स्ट्रा इनकम है उससे खर्चा पानी चल रहा है। तो वो बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव क्या हो रहा है, प्यास बुझती है। मैंने हर दिन का काम चलता है। यहाँ पे सदैव प्यास बुझने का मतलब है हमारी घर की हर दिन की परिस्थितियाँ में जो भी ज़रूरती सामान है उसको हम ला सकते हैं, उस पर हम खर्चा कर सकते हैं और वो हमारा काम बन जाता है। तो इसका मतलब हमने पूरा समझा दिया। एग्ज़ाम में भी ऐसा ही आपको टैकल करना है, लिखना है। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे, उन्होंने ये बातें ध्यान से सुनी और घर से निकल चले। चलो ठीक है, पिताजी ने ये सब समझाया, वो सुना, सुनने के बाद फिर घर से निकलता है। हमने जो भी क्वेश्चन बोला एग्ज़ाम में आया हुआ है। अब आगे फिर भी जो क्वेश्चन आया है एग्ज़ाम में फिर से बोल दूंगा कौन सा आया है। अच्छे सुकून से चले, अच्छे से आशीर्वाद लेकर चलता है बेचारा काम में। जाते ही नमक विभाग के दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए, और जाते ही उसे काम मिल गया दारोगा पद पे। अच्छा, एक्स्ट्रा इनकम वाला पद पे हो गया, एक्स्ट्रा इनकम वाला पद पे उसका नौकरी हो जाती है।
वो दरोगा पद पे हो गए। वेतन अच्छा है और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही नहीं है भाई, एक्स्ट्रा इनकम का तो कोई मतलब कहो ही नहीं, मतलब कितना होगा कोई गारंटी नहीं है, कभी ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, और वेतन भी अच्छा खासा था, ठिकाना ही नहीं है। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले न समाए, फूले न समाना फिर से मुहावरा, खुशी से पागल हो जाना, फूले न समाना मतलब खुशी से मुहावरा जहाँ जहाँ आएगा तुम लोग से पूछूंगा, मुहावरा मैंने लिखा दिया हूँ, पढ़वा भी दिया हूँ, मुहावरा कंप्लीट है। तो खुशी से पागल हो जाना, फूले न समाए, फिर से प्रेमचंद अपने मुहावरे के यूज़ किए। वृद्ध मुंशी जी यानी वंशीधर के पिताजी, उसका नाम है वृद्ध मुंशी जी। मुंशी जी के पिताजी को क्या कहा गया, वृद्ध मुंशी जी को जब पता चला कि हमारे बेटे को दारोगा पद पे नौकरी मिली तो वो पागल हो गए, मतलब खुशी हो गए, खुशी से पागल हो गए, क्योंकि वहाँ पे तो एक्स्ट्रा इनकम भर भर के है, हम लोग तो अब टेंशन ही नहीं रहेगा। तो जाड़े के दिन थे और रात का समय था, नमक के सिपाही चौकीदार सभी निद्रा में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने ही अधिक न हुए थे, लेकिन इस थोड़े से समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया। वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे पीछे समय कैसा था, ठंडे की दिन थी, जाड़े की दिन था, लोग कंबल ओढ़ के ड्यूटी कर रहे थे, सिपाही सब नींद में है, ठंडे में नींद ज़्यादा लगता है। वहाँ पे जितने सिपाही था, क्योंकि भाई वहाँ पे सिपाही लगा हुआ था, कोई चुरा के ना ले जाए, हाँ, तो वहाँ पे जो भी चौकीदार वगैरह था सब नींद सो चुका था। मुंशी वंशीधर जो था जिसको नौकरी मिली थी वो 6 महीना से अधिक हुआ नहीं था, उसको नौकरी मिला, अभी 6 महीना चला है, लेकिन ये बस थोड़ा सा समय, 6 महीना देखते निकल जाता है। इसी समय में वो काफ़ी एक्सपीरियंस वाला इंसान था, बहुत कुछ जान चुका था और काम भी करने लगा था, और उसका काम को देखकर ऑफिसर लोग बहुत उसको अच्छे मानते थे, अट्रैक्शन मतलब ऑफिसर लोगों का नज़र का सामने वो अच्छा व्यक्ति हो चुका था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे थे, ऑफिसर लोग उससे क्या करते थे, विश्वास करते थे ना, ये बहुत अच्छा लड़का है, ईमानदार है, ऐसा विश्वास करते थे, करने लगे थे। नमक के दफ्तर से मील पूर्व और जमुना बहती थी, याद रखना ये हाईलाइट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लाइन मारो। नमक के दफ्तर से 1 मील दूर कौन सी नदी बहती थी, 2020 के क्वेश्चन में है, और कुछ कई सारे प्री फाइनल में ये क्वेश्चन आया हुआ है। यमुना नदी बहती थी, क्या बहती थी, यमुना नदी बहती थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नमक के दफ्तर से 1 मील दूर, एक्चुअल में जमुना लिखा है, एग्जाम में कंफ्यूज करके रख दिया था, कभी एमसीक्यू भी दिया था शायद, जमुना यमुना ऐसा, हाँ गंगा ऐसे करके 3-4 एमसीक्यू दे दिया, एमसीक्यू बनाएगा कभी कभी बना देता है, तो वहाँ पे जमुना पे टिक करना है, यमुना ने। कुछ बच्चे एग्ज़ाम में मैंने देखा था यमुना लिखे थे, मैं जब पेपर चेक कर रहा था, फाइनल का पेपर में जब चेक कर रहा था, वहाँ पे मैंने देखा कि यमुना लिखे थे, क्या लिखा था, य से लिखा था यमुना, मैं भी एक प्रोनाउंसिएशन में भी क्या बोला, यमुना बोला, एक्चुअल में क्या होगा, जमुना, क्या होगा। तो आखिरकार काटना पड़ा मुझे, 1 मार्क बच्चे का चला गया, यमुना लिखा है, जमुना लिखना चाहिए, फिर भी किसी किसी को मार्क मिल भी जाता है, दे भी दिया जाता है, टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, टीचर क्या। तो जमुना नदी बहती थी, उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था, नाव का पुल बना था, क्या बना था, नाव, इस तरह नाव लगा के, मतलब यहाँ पे नाव नदी के ऐसे नाव रखा हुआ है, नाव ही सजा के रखा हुआ है, इस पार से उस पार नाव, अच्छा नाव का पुल बना हुआ था, ठीक है। उसके बाद दारोगा की किवाड़ बंद किए मीठी नींद सो रहे थे, दारोगा किवाड़ को बंद किए मीठी नींद से सो रहे थे। अच्छा ये बता, नाव का पुल क्यों बना हुआ था, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। मैंने ये बोला कि नाव का पुल बना हुआ था, वहाँ पे क्या बना था, नाव का पुल। भाई नाव का ही पुल क्यों बनाया वो लोग, उस समय टेक्नोलॉजी हाई नहीं था कि हम पुल को वो पिलर वगैरह से पुल को बना दे, नाव तो पानी के ऊपर तैरता है, तो नाव का पुल क्यों बनाया हुआ था, उसको तो जरूरत, जो भी सामान है नाव से लेके जाया जा सकता था, लेकिन नाव से बैलगाड़ी नहीं जा सकता। उस समय बैलगाड़ी चलता था, यातायात परिवहन व्यवस्था क्या थी, परिवहन व्यवस्था बहुत डेवलप हुआ है। हम लोग तुम लोग का सोशल में परिवहन व्यवस्था के ऊपर क्वेश्चन डायरेक्ट 10 मार्क का आएगा, इस बार एग्जाम में आता है, जो असम की परिवहन व्यवस्था के बारे में चर्चा कीजिए, तो वो देखना यातायात जो व्यवस्थाएँ थी। तो उस समय यातायात व्यवस्था ठीक नहीं था, बैलगाड़ियाँ चलती थी, वो बैलगाड़ियाँ को पार करने के लिए नाव का पुल बना हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं कि
हाँ, दारोगा की किवाड़ बंद किए, मीठी नींद सो रहे थे। दारोगा किवाड़ को बंद किए, अपने किवाड़ को बंद करके दारोगा आराम से सो रहा है, ठंडे के दिन है। अचानक आँख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मोहल्लों का कोलाहल सुनाई दिया। अचानक उनका नींद खुलता है रात को। दारोगा यानी वंशीधर, दारोगा यानी वंशीधर का नींद खुलता है। वंशीधर का जब नींद खुलता है, वही तो दारोगा था वहाँ का, तो देखता है भाई नदी का आवाज़। और नदी जब बहती है, नदी जब ढेव पे बहती है, ऊबर खाबर पे बहती है, तो नदी साउंड करती है, नदी अपनी आवाज़ निकालती है। नदी क्या निकालती है? आवाज़। पानी देखना, पानी का साउंड होता है जब ऊपर से नीचे गिरता है तो पानी की गर 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 ऐसा आवाज़ आते रहता है। अभी नदी का आवाज़ बंद हो गया, अभी उनको सुनाई दे रहा है कुछ लोग आवाज़ कर रहे हैं, गाड़ियाँ आवाज़ हो रही है, खड़खड़ाहट हो रहा है। उठे बैठे, इतनी रात गए, गाड़ियाँ नदी के पार क्यों जाती है? इतना रात चल रहा है, 1-2 बजे रात, इस समय गाड़ी नदी का किनारे क्यों गया है? कुछ तो गड़बड़ है भाई, दाल में कुछ काला है, अवश्य कुछ ना कुछ गोलमाल है। किसको लगा? वंशीधर को लगा। वर्दी पहनी, तुरंत अपना वर्दी को पहना, तमचा जेब में रखा और बात ही बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल की ओर पहुँचे। और घोड़े को लिए, उस समय घोड़े से लोग जाते थे, गाड़ी नहीं था, घोड़े से दारोगा लेकर ड्रेस वगैरह पहन के वो पुल के यहाँ पे चला। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती देखी, डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियाँ है? ये सब गाड़ियाँ किसकी है? पूछ रहा है वंशीधर। थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा, आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित अलोपदीन की। थोड़ी सी, बहुत सारा गाड़ियाँ जा रहा था, सब में बात हुआ, सब बैलगाड़ी के जितने भी लोग थे बात किए आपस में। बाद में बोले कि ये गाड़ियाँ सब पंडित अलोपीदीन का गाड़ियाँ है। ठीक है, कौन पंडित अलोपीदीन? ये पंडित अलोपीदीन भाई कौन है? किसकी गाड़ियाँ इतना रात को जा रही है? दातागंज के थे वो पंडित अलोपीदीन, दाग मार के रखना है। पंडित अलोपीदीन कहाँ के रहने वाले थे? पंडित अलोपीदीन, ये सब क्वेश्चन बोल रहा हूँ, क्वेश्चन लिख लेना है, ठीक है, और बाद में इसको आंसर भी लिखना है। दातागंज के रहने वाले थे वो मुंशी वंशीधर चौके। पंडित अलोपीदीन इस इलाके से सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। पंडित अलोपीदीन इस इलाके का सबसे प्रतिष्ठित, माने फेमस, जाने माने जमींदार थे। पैसा बहुत था उनका, मतलब वो बिजनेसमैन थे, लाखों रुपए का लेन देन करते थे, उनको लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन पर डे होता था। इधर छोटे से बड़े कोने ऐसे थे जो उनके ऋणी न थे। उस समय लाखों रुपया का बात हो रहा है, तो इस समय करोड़ों का समझो। उस समय अगर लाख का बात बोला जा रहा है, तो इस समय करोड़ों का लेन देन उनका एक दिन का था। मतलब करोड़ों नहीं लिख देना है, लाखों ही लिखना है। मैं अभी का वर्तमान के साथ इंडिकेट कर रहा हूँ। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था उस एरिया में, उस गांव में, जो उनसे उधार न लिया हो, उनसे उधार न लिया हो पंडित अलोपीदीन से। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। अंग्रेज लोग भी आता तो उनके घर में रहता, खाना पीना करता, तब जाके जाता, मेहमान बनता। तो इतने मतलब, और अंग्रेज जो जैसे तैसे लोगों के घर में रुकता नहीं था, वो लोग खुद प्रतिष्ठित व्यक्ति था, राजा महाराजा की तरह रहता था, और राजा महाराजा को घर में ही जाकर रुकता था। मतलब वही। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएगी? गाड़ियाँ कहाँ जाएगी? उत्तर मिला, कानपुर। गाड़ी कहाँ जा रही थी? कानपुर। लेकिन यह प्रश्न करते ही कि इनमें क्या है, इसके अंदर क्या है, सन्नाटा छा गया, सबका मुंह बंद हो गया, चुपचाप। क्या है, क्या लेके जा रहा है भाई त्रिपाल से ढककर? ये सब। दारोगा साहब का संदेह और बढ़ गया। वे जोर से बोले, हम पूछते हैं इसमें क्या लदा हुआ है? तुम लोग का गाड़ियों में क्या लदा है, बोलो, नहीं तो सबको जेल में डाल दूंगा ना। अभी क्या बोलते हैं? जब इस बार भी कोई उत्तर ना मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से सटाकर बोड़े को टटोला। भ्रम दूर हो गया, इसमें नमक के ढेले थे। बाद में घोड़े को साइड में लेके जाते हैं और गाड़ी के सामने टच करते हैं हाथों से, तो उनको लग जाता है कि ये नमक है। पंडित अलोपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार हुए, कुछ सोते हुए जागते चले आते हैं। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दारोगा ने गाड़ियाँ रोक दी है और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। वो अलोपीदीन को जाके गाड़ी वाला बोला है, महाराज, दारोगा जो है वहाँ का, वो गाड़ी रोक दिया है, हम लोग को आने नहीं दे रहा है, आप कुछ कीजिए जाके, और आपको ही बुला रहा है वो मालिक को। पंडित अलोपीदीन का लक्ष्मी पर बड़ा अखंड विश्वास था, अखंड विश्वास कि हम पैसे के बल पे कुछ भी कर सकते हैं। लक्ष्मी पे अखंड विश्वास।
न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। पंडित अलोपदीन को लगता था ये न्याय और नीति, डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन हाईलाइट आया हुआ था, न्याय और नीति लक्ष्मी के खिलौने हैं। आशय स्पष्ट कीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो न्याय और नीति, जो भी न्याय अन्याय है, नीति मतलब रूल्स क्या है, हम रूल्स को भी खरीद सकते हैं, न्याय को भी खरीद सकते हैं हम पैसे से। लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, इन्हें वे जैसा चाहती है नचाती है लक्ष्मी। पैसा जैसा चाहेगी न्याय को भी नचाएगी। समझ में आ रहा है? लेटे ही लेटे गर्व से बोले, वो तो उनको गर्व से बोले, गर्व से मतलब पूरा घमंड से, गर्व से बोले चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंता से पान के बीड़े लगाकर खाए, पान खाया, फिर लिफाफे ओढ़े हुए लिहाफ ओढ़े हुए दारोगा के पास आकर बोले बाबूजी आशीर्वाद, आके पटा रहे हैं। समझ में आ रहा है? अच्छा बाबूजी आशीर्वाद बोलना, श्रीरामपुर में वो गाड़िया सब रुका रहता है ना, गेटा से बोलना बाबूजी आशीर्वाद कहिए, हमसे कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियाँ रोक दी गई? कौन सा अपराध हुआ कि आप गाड़ी रोक दिए हैं? वंशीधर रुखाई से बोले सरकारी हुक्म है। ये क्या हुक्म है? सरकारी हुक्म है। अलोपदीन ने हंसकर कहा हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को, हमारे सरकार तो आप है। वाह, क्या वंशीधर भी क्या पटानी अलाप दे रहा है कि हमारे सरकार आप है, हम सरकार को कहाँ जानते? कौन सरकार? कैसा सरकार? हमारा और आपका तो घर का मामला है, हमारा आपका घर का मामला है, ले दे के निपटा देते हैं, है ना? अच्छा, हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं भला? आपने व्यर्थ ही कष्ट उठाया। यो हो नहीं सकता कि इधर से जाए और आपको भेंट ना चढ़ाए। ये तो हो ही नहीं सकता, मैं इधर से जाऊंगा और आपको भेंट नहीं चढ़ाऊंगा, मतलब मैं इधर से जाऊंगा और आपको रिश्वत ना दूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं तो आने वाला था आपका एक दर पे, ऐसा बोल रहा है। आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था, मैं तो स्वयं आपका सेवा में आ रहा था। समझ में आ रहा है? कैसा सेवा? रिश्वत का। वंशीधर पर इस बात का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी, वो नया नया नौकरी लिया है ना, ईमानदारी दिखा रहा है, मतलब हम पूरी ईमानदार पे चलेंगे। कड़क कर बोले हम उन नमक हरामों में से नहीं है, वंशीधर बोल रहा है, जो कौड़ियों के भाव पर अपनी ईमान बेचते फिरते हैं। मतलब ये थोड़े से पैसे के लिए अपने ईमान को बेच देता है, उसका मतलब यही बोला गया है। आप इस समय हिरासत में हैं, आप हमारे हिरासत में हैं, अभी आपको जेल में लेके जाऊंगा। आपके कायदे के अनुसार चलना होगा, आपका कायदे के अनुसार चलना होगा। मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले लो, चलो मैं हुक्म देता हूँ। वो वंशीधर और एक दरोगा को हुक्म देते हैं, ये लोग को लेके जाओ, इसको लेके चलो। पंडित अलोपदीन स्तंभित हो गए, भाई टेंशन में आ गए, यार हमें आज तक कोई नहीं हरा सका, पैसे से हम सबको खरीदा, यार ये नहीं खरीद पा रहा हूँ, इसको टेंशन हो गया, अभी भाव करेगा। गाड़ी वालों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था। ये पंडित अलोपदीन की जीवन में पहली बार ऐसा हो रहा था जो किसी ने कहा कि इसको अरेस्ट करूंगा, था कि ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते हुए कभी नहीं देखा। धर्म को धन का निरादर करते हुए, बात को समझना है, यहाँ पे क्रिटिकल वर्ड लग रहा है, धर्म को धर्म पे, यहाँ पे और लोकोक्तियाँ आएगा, इससे बाहर जाएंगे ये तुम्हारा। तो धर्म को धन का, ये जो धर्म था, धर्म वो अपने धर्म मान रहा था, हमारा धर्म है, हम इसको लेके जाऊंगा क्योंकि इसको हम छोड़ूंगा नहीं, 2 नंबरी काम कर रहा है। धन हार रहा है, अभी कौन हार रहा है? धन। विचार किए कि यह अभी अलहर लड़का है, माया मोह के जाल में अभी तक पड़ा नहीं। वो पंडित अलोपदीन लग रहा है, उनको मन में लग रहा है माया मोह के जाल में अभी तक पड़ा नहीं है। बहुत दीन भाव से बोले बाबू साहब ऐसा ना कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी, हमारा अपमान करने से आपका हाथ क्या लगेगा, आपके हाथ में क्या आएगा, ऐसा बोलते हैं। कहानी इंटरेस्ट होती जा रही है, आधा घंटा तक टानते हैं, देखते हैं।
हम किसी तरह आपके बाहर थोड़े ही हैं, हम आपसे बाहर थोड़े ही है। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। वंशीधर क्या बोल रहा है, हमें ऐसी बातें सुनने की आदत नहीं है, हम ऐसी बातें। ओलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था, सहारे को चट्टान समझा था। बात तो हमको समझा सकते हैं तुम? ओलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझा था, ओलोपीदीन का सहारा ही था लक्ष्मी, पैसा, उसी को चट्टान समझा था। जब मैं इसी चट्टान से किसी को भी मार सकता हूं। वह पैरों के नीचे खिसकता हुआ मालूम हुआ, पैरों के नीचे से खिसकता हुआ, वह अब लग रहा है जो गिर जाएगा, डूब जाएगा वो चट्टान। स्वाभिमान और धन, ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, उसके धन को कड़ी चोट मिला, समझ में आ रहा है। किंतु अभी धन की शक्ति का पूरा भरोसा था। अभी भी उनको लग रहा था मैं धन का प्रयोग कर सकता हूँ, मेरा वही अस्त्र है, मैं उसका अभी भी प्रयोग कर सकता हूँ। पंडित जी को लग रहा है। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो, 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो। आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे। वंशीधर ने गर्म होकर कहा, बहुत गुस्सा हो गया ये बात सुनकर, मुझे रिश्वत देगा? 1000 नहीं, 1 लाख भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकता। 1000 नहीं, 1 लाख भी तुम देगा तो हम अपने जगह से हिलूंगा नहीं। मैं तो हिल जाता ना, तुम लोग हिलता कि नहीं? पैसे के लिए कोई भी कुछ कर सकता है, ऐसा नहीं है। हाँ, हो गया। तो धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुलझाया। अब दोनों शक्तियों में संग्रह होने लगा। धन उछल कर आक्रमण करना शुरू कर दिया। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 हजार तक नौबत आ चुकी। 1000 बोला नहीं लूँगा, 5000 नहीं लूँगा, और 10,000 नहीं लूँगा, 15,000 नहीं लूँगा, 20,000 की नौबत आ चुकी। मैं 20,000 दे रहा हूँ भाई, अभी भी गाड़ी को जाने दो। कौन बोल रहा है? पंडित ओलोपीदीन। किंतु धर्म के अलौकिक वीरता के साथ बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल और विचलित खड़ा रहा। ये जो धर्म था उसका पर्वत की भांति अटिल था, पर्वत की भांति। पर्वत जिस तरह एक जगह अटल खड़ा रहता है, धर्म भी खड़ा था, उसको कोई डगमगा नहीं सकता था। ओलोपीदीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं है बाबूजी, आगे आपकी अधिकार इच्छा, आपको अधिकार। अब मेरा इससे बड़ा शक्ति नहीं है कि मैं इससे ज़्यादा आपको पैसा दे सकूँगा। हो सकता है आप मुझे अब जेल में ले जाए या क्या करना है कीजिए। तो हम भी कल आगे पढ़ेंगे इतनी दूर, ठीक है। नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट दिन होगा। यहाँ पे हम देखेंगे कि उसको जेल में ले जाया जाता है, क्या होता है, जेल होता है कि नहीं, छूट के आता है कि नहीं आता है। बहुत कुछ कहानियाँ हमें जानने को मिलेगी, आगे हम पढ़ेंगे कल। तो यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है किस तरह नाव के ऊपर रखकर वो लोग लेके जाता था। तो आगे पढ़ेंगे। बाय द वे आपको नेक्स्ट पार्ट डिस्क्रिप्शन के नीचे मिलेगा। ये पार्ट 2 था, पार्ट 1 भी डिस्क्रिप्शन के नीचे मिलेगा, पार्ट 2 भी मिलेगा, पार्ट 3 भी मिलेगा। तो आप ज़रूर देखिएगा उसे।